नमस्कार मित्रों। आज हम लोग चर्चा करते हैं उपन्यास, हिंदी में उपन्यास। तो यहाँ पर इन्होंने उपन्यास के 3 कालखंडों में विभाजित करके देखना उचित बताया गया है। एक तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, इनमें इन्होंने कहा 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रेमचंद पूर्व उपन्यास मान्य हो सकते हैं। 1887 ईस्वी में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती नामक उपन्यास लिखा था और ये जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। इस चीज़ का वर्णन कहाँ पर है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है हिंदी साहित्य का इतिहास में कि 1877 ईस्वी में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती नामक सामाजिक उपन्यास लिखा था। तो ये सामाजिक उपन्यास था भाग्यवती। और इसके पहले सदानंद मिश्र, और ये है आपका हिंदी पुस्तक साहित्य से, इसके पहले सदानंद मिश्र और शंभुनाथ मिश्र द्वारा संपादित जिस मनोहर उपन्यास 1871 यानी मनोहर उपन्यास, इसके संपादक कौन थे? सदानंद मिश्र, शंभुनाथ। का उल्लेख किसने किया है? माता प्रसाद गुप्त ने किया है। तो ये हो गया। अब प्रेमचंद्र पूर्व के अंतर्गत 1877 से 1918, जैसा कि हम ऊपर चर्चा इसकी कर चुके हैं, तो इनके बीच उपन्यासों का हम पहले चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा मित्रों, ये ज़्यादा उपन्यास हैं तो छोटा छोटा पार्ट करके हम इसमें पढ़ते हैं। हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? तो बांग्ला साहित्य से प्राप्त हुई। फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग से उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत अच्छे उपन्यास निकल चुके थे, अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए उसके अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने ऐसा कथन दिया है। फिर इसके बाद है ये भवानी चरण बंदोपाध्याय, ये नाम हो गया। नव बाबू विलास 1825 में ये उपन्यास का नाम है। फिर टेकचंद ठाकुर का आला लेर घरेर दुलाल, ये बांग्ला में बहुत लोकप्रिय हुआ था। टेकचंद ठाकुर का ये आला लेर घरेर दुलाल बांग्ला उपन्यास है। फिर इसके बाद आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी 1865-1932, ये इनका जन्म और मृत्यु काल है। चपला उपन्यास पर इन्होंने चपला नामक उपन्यास लिखा था 1903 ईस्वी में, जिस पर ये माना जाता है कि नव बाबू विलास की छाया है। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही दूसरी लाइन में पढ़ चुके थे कि नव बाबू विलास किसने लिखा था? 1825 में लिखा गया, भवानी चरण बंदोपाध्याय। अब ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में बांग्ला में बंकिम बाबू को आशातीत सफलता प्राप्त हुई। 3 उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, युगल अंगुरीय 1874 में। तो ये क्रमशः ये 73, 80 और 80 में अनुदित हुए थे। तो दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी और युगल अंगुरीय। इसके बाद यहाँ है मित्रों बंकिम बाबू अंग्रेजी के 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास स्कॉट और टेलर से प्रभावित थे। ये 2 उपन्यास से बंकिम बाबू भी प्रभावित थे। परीक्षा गुरु 1882 पर तो सीधे अंग्रेजी का प्रभाव स्वीकार किया ही गया है। तो हम यहाँ पर एक प्रश्न आता है मित्रों कि परीक्षा गुरु पर किसका प्रभाव है? तो अंग्रेजी का प्रभाव है। किशोरीलाल गोस्वामी का प्रसिद्ध उपन्यास ये पुनर्जन्म या सौतिया दाह जो है 1907 ईस्वी में लिखा गया था, और ये सुशीला और सुंदरी का चरित्र इसमें वासवदत्ता और रत्नावली के आदर्श पर ढाला गया है। यहाँ प्रश्न बनेगा कि सुशीला और सुंदरी किस उपन्यास की पात्र हैं? तो पुनर्जन्म या सौतिया डाह किशोरीलाल गोस्वामी।
और ये सुशीला और सुंदरी का चरित्र किसके आदर्श पर ढाला गया है, तो वासवदत्ता और रत्नावली के। फिर यह है ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, संस्कृत कथा के आदर्श पर रची गई प्रेम कहानी थी, संस्कृत कथा। तो ये कथा नाम की कहानी थी, उस पे ये श्यामा स्वप्न लिखा गया ठाकुर जगमोहन सिंह का। अब ये हैं सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास। ये प्रेमचंद के पूर्व हैं, यानी प्रेमचंद से पूर्व सभी। प्रेमचंद जी का जन्म 1936, तो यहाँ पर उसके पहले के उपन्यास हैं मित्र। तो प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यासकारों में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी 1837-1881, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीनिवास दास, लज्जाराम मेहता, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय और ब्रजनंदन सहाय, मन्नन द्विवेदी, इतने लेखक हैं। तो श्रद्धाराम फुल्लौरी जो है, इनका उपन्यास भाग्यवती 1877 में लिखा गया था। ये पंडित जी मुख्यतः धर्म उपदेशक थे, तो स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त हो, यही जो है इसमें, इसीलिए इन्होंने इसको लिखा था। का भाग्यवती के रूप में ऐसी पोथी भाषा में लिखी, हिंदी भाषा में, कि जिसके पढ़ने से भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त हो। ये भाग्यवती की भूमिका में कथन लिखा गया है मित्रों। ये कथन है आपका यहाँ से यहाँ तक। फिर बालकृष्ण भट्ट के दो उपन्यास, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपन्यास है मित्रों, और 100 अजान 1 सुजान 1892, ये भी दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं। और मधुकर भट्ट ने 1879 में नवंबर मास के हिंदी प्रदीप की फाइलों के आधार पर उनके रहस्य कथा नामक तीसरे उपन्यास का उल्लेख किया है। यानी मधुकर भट्ट नाम के जो लेखक हैं, इन्होंने ये बताया है कि रहस्य कथा नाम का तीसरा उपन्यास भी बालकृष्ण का है और अपूर्ण है। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है या अधूरा है, तो रहस्य कथा। और नूतन ब्रह्मचारी में महाराष्ट्र ब्राह्मण विट्ठलराव के पुत्र ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से और डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। और ये 100 अजान 1 सुजान युवकों के लिए लिखा गया है। इसमें अवध प्रांत के अनंतपुर निवासी परम धार्मिक सेठ हीराचंद के 2 पौत्र रिद्धिनाथ सिद्धिनाथ, ये अजानों के फेर में पड़कर विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। और उनका शिक्षक चंद्रशेखर, जो सुजान कुछ दिन के लिए साथ छोड़ देता है और बाद में इन लोगों को उन्हें आकर बचाता है। इसी यह उपन्यास परीक्षा गुरु की परंपरा में रखा जा सकता है। यह ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न। श्यामा एक ब्राह्मण कुमारी थी और श्याम सुंदर एक क्षत्रिय कुमार था। इन दोनों की प्रणय कथा का काल्पनिक चित्र है और इसमें सखी, दूती, प्रेम पत्र, मिलन, विरह आदि विद्यमान हैं। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, इन्होंने लिखा है परीक्षा गुरु अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। तो ये नई चाल की पुस्तक है, परीक्षा गुरु की भूमिका में इन्होंने ये कथन दिया है। और इसमें ये मदन मोहन, ब्रज किशोर, चुन्नीलाल, शंभू दयाल, ये इसके पात्र हैं। तो मदन मोहन हैं, ब्रज किशोर और चुन्नीलाल, शंभू दयाल। फिर पंडित लज्जाराम मेहता, धूर्त रसिकलाल 1889, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, लज्जाराम मेहता, बिगड़े का सुधार लज्जाराम, सती सुखदेवी लज्जाराम, आदर्श हिंदू लज्जाराम, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण का है मित्रों। तो धूर्त रसिकलाल में रसिकलाल की धूर्तता दिखाई गई है। मित्र सेठ अपने मित्र सेठ सोहनलाल को दुर्व्यसनों में फंसाकर उसका सब कुछ हरण कर लेता है और बाद में पकड़ा जाता है, दंड पाता है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी में रमा और लक्ष्मी नामक 2 सगी बहनों की कहानी है। रमा अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित है, स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के अनुकूल पतिव्रता नारी का जीवन व्यतीत करती है। आदर्शित दंपत्ति में पति पत्नी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे को प्रेम करते हुए आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी में एमए तक शिक्षा प्राप्त नई सभ्यता के हिमायती
बनमाली बाबू और उनकी सती साध्वी पत्नी सुखदेवी की कहानी कही गई है। बनमाली बाबू नई रोशनी की धुन में एक होटल की नौकरानी मेम से ब्याह करते हैं, किंतु अंत में उनके मन से परदेसीपन का भूत निकल जाता है और वे पुनः स्त्रियों की रानी सुखदेवी को स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद है आदर्श हिंदू। तो ये आदर्श हिंदू में पंडित प्रियानाथ और उनके अनुज कांतानाथ की कहानी कही गई है। प्रियानाथ की पत्नी प्रियंवदा आदर्श हिंदू महिला है। कांतानाथ की पत्नी सुखदा वस्तुदा दुखदा है और वह निरंतर कला करती रहती है और उसका तीर्थ यात्रा में सब कुछ लुट जाता है, अंत में सुधर जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर राधा कृष्ण दास निःसहाय हिंदू 1890 ईस्वी में, और इन्होंने गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर इस उपन्यास को लिखा था। और ये वास्तव में उपन्यासकार नहीं थे, लेकिन कला की दृष्टि से इनका विशेष महत्व इसलिए उपन्यास का नहीं है। अब ये इधर आते हैं मित्रों किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये किशोरीलाल गोस्वामी प्रेमचंद पूर्व के थे। इनका जन्म काशी 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके नाना कृष्ण चैतन्य जो थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य गुरु थे। कौन? तो कृष्ण चैतन्य। और इसके बाद ये निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे और इन्होंने जो उपन्यास लिखा वो त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी 1890 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा लीलावती व आदर्श सती 1901 ईस्वी में, स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1901, राजकुमारी 1902, चपला व नव्य समाज 1903-4 में, पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907 ईस्वी, माधवी माधव व मदन मोहिनी 1909-10, अंगूठी का नगीना 1918। तो इस तरह से मित्रों ये सभी उपन्यास बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किशोरीलाल जी के, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी में मनोहर नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति की कहानी है। मनोहर दास नौका डूबने की दुर्घटना के कारण अपनी गुणवती पत्नी त्रिवेणी से युक्त हो जाता है। फिर वह दुखी होकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है और 3 साल बाद वो त्रिवेणी तट पर कुंभ के मेले के अवसर पर ही वो अपनी पत्नी और ससुर को पुनः प्राप्त करता है। फिर उसका जीवन सुखमय हो जाता है। लीलावती या आदर्श सती में लीलावती और कलावती नामक 2 स्त्रियों की कहानी है। लीलावती सती साध्वी स्त्री है और ललित किशोर से प्रेम करती है। और उसके बाद लीलावती की दूर की बहन कलावती नव्य जीवन की चमक दमक से प्रभावित है। वह लंपट बाल कृष्ण के साथ भागकर सिविल मैरिज करती है। उसकी वासना अतृप्त रहती है। अवसर देखकर नौकर के साथ भाग जाती है। उसके जीवन में यही क्रम चलता है। अंततः वह घृणित रोग से पीड़ित होकर वह यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और इस प्रकार लेखक ने नवीन सामाजिक जीवन की विडंबना दिखाई है। स्वर्गीय कुसुम। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये स्वर्गीय कुसुम अथवा कुसुम कुमारी। तो इसमें जो है स्वर्गीय कुसुम अथवा कुसुम कुमारी है ये। इसकी नायिका कुसुम कुमारी बिहार के एक बड़े जमींदार कर्ण सिंह की बेटी है। देवदासी प्रथा के अनुसार उसे देव मंदिर में अर्पित कर दिया गया है। उसे एक वेश्या खरीद लेती है और उसके बाद कुसुम कुमारी को वेश्या जीवन से आंतरिक घृणा है। वह कहती है संसार में यदि सचमुच, अब यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि ये किसका कथन है। तो ये कथन जो है स्वर्गीय कुसुम कुमारी अथवा कुसुम कुमारी का है। इस कथन को किसने कहा है? तो स्वयं कुसुम कुमारी ने ही कहा है। संसार में यदि सचमुच किसी का जीवन मरने से करोड़ दर्जे बुरा होता है तो वह वेश्याओं का है। तो ये वेश्या जीवन के गहरे दर्द को सामने वाला यह संभवतः हिंदी का पहला उपन्यास है। तो यहाँ इसमें राजकुमारी उपन्यास में भाग्य चक्र कुछ ऐसा चलता है। ये अब हम नेक्स्ट उपन्यास की बात कर रहे हैं, मीन्स कुसुम कुमारी का यहाँ तक हुआ। अब राजकुमारी नामक उपन्यास की बात करते हैं। तो ये इसमें मुंगेर के जमींदार हीराचंद की पुत्री सुकुमारी के पैदा होते उनके दीवान के घर पहुंच जाती है और
दीवान साहब का पुत्र मानिक जमींदार के यहाँ पहुँच जाता है और कुछ दिन बाद राजा साहब को कैद कर लेता है, स्वयं राजा बन जाता है। बाद में कुटिल नीति का भेद खुलता है। लाट साहब की सहायता से राजा साहब मुक्त होते हैं। मनिक और कुमारी का ब्याह हो जाता है और उसके बाद जो है फिर चपला व नव्य समाज का चित्र बड़ा पर्याप्त और बड़ा अपने समय बहुचर्चित उपन्यास है और ये बंगला के नवबाबू विलास की परंपरा में रखा जा सकता है। उपन्यास की कहानी राधा किशोर के परिवार से संबंध रखती है। तो राजा साहब के दो पुत्र हैं, कमल किशोर और ब्रज किशोर। बाबू हरप्रसाद का एक दूसरा परिवार है, उसकी 3 बहनें, कामिनी, चपला और कादम्बिनी। कमल किशोर दुष्ट प्रकृति का है, वो नव्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रज किशोर आचरणशील है, उसका ब्याह कादम्बिनी से हुआ। और ये कमल किशोर एक दिन चपला को उसके घर से उड़ाकर तिलिस्मी मकान में बंद कर देता है। चपला का ब्याह घनश्याम नामक एक युवक से होने वाला था। कमल किशोर अपना मार्ग एकदम साफ देखने के उद्देश्य से उसे भी पकड़वा कर बंद कर देता है और कमल किशोर के सारे इन दुष्ट प्रयत्नों के बावजूद चपला अपने सतीत्व पर अडिग है। उसके कुकृत्य का भंडाफोड़ होता है और पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, वह आत्महत्या कर लेता है। लेखक के 2 प्रतिपाद्य विषय हैं। एक यह कि नवीन समाज का वातावरण अवांछित है क्योंकि वह कमल किशोर जैसे व्यक्तियों को जन्म देता है। दूसरा यह कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल अवश्य देता है। फिर इसके बाद इनका नेक्स्ट उपन्यास है पुनर्जन्म या सौतिया दाह में अयोध्या के प्रतिष्ठित जमींदार सज्जन सिंह की पत्नी सुशीला अभिमानिनी है और सज्जन सिंह एक अन्य स्त्री सुंदरी को प्यार करते हैं जो अत्यंत विनम्र और मृदु स्वभाव की है। सुशीला को पति पर संदेह है। घर में इसी प्रश्न को लेकर आए दिन कलह होती है। सुंदरी सुशीला के मार्ग का कांटा नहीं बनना चाहती, वह अनंत काल तक प्रतीक्षा करने के लिए प्रस्तुत है। सुशीला जब सुंदरी के सील से परिचित होती है तब वह स्वयं आग्रह पूर्वक सुंदरी का ब्याह सज्जन सिंह से उसी प्रकार करा देती है जिस प्रकार वासवदत्ता ने रत्नावली का उदयन से कराया था। ये वासवदत्ता जो है संस्कृत की कहानी में है मित्रों और ये रत्नावली उदयन उसके नायक नायिका हैं। वासवदत्ता उसका नाम है। तो ये महाकवि भास की रचना है। हम लोग आगे देखते हैं और उसके बाद माधवी माधव या मदन मोहिनी उपन्यास धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों की धर्म से अर्थ काम और मोक्ष तीनों की सिद्धि दिखाने की चेष्टा की गई है। नायक इसका माधव है और नायिका माधवी है और प्रेम विवाह की इसकी कथा है। इसमें मदन उपनायक है और मोहिनी उपनायिका है। इनकी जोड़ी भी इसमें आदर्श है। फिर अंगूठी का नगीना इस उपन्यास में मदन मोहन और लक्ष्मी के मर्यादित प्रेम की कहानी वर्णित है। राम शरण इसमें खलनायक है, स्वयं लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है किंतु अंत में सच्चे प्रेम की जीत होती है। इसके अलावा प्रणयिनी परिणय 1880, सुख सरबरी 1891, प्रेममयी 1901, चंद्रावती व कुलटा कुतूहल 1905। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा मित्रों। और ये चंद्रिका व जड़ाऊ चंपाकली, तरुण तपस्विनी या कुटीरवासिनी ये सभी किशोरी लाल के उपन्यास हम लोग पढ़ रहे हैं। इंदुमती वन विहंगिनी 1904, लावण्यमयी 1891 ये इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों, अक्सर पूछ ली जाती है तो यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं। यानी ये है आपका प्रणयिनी परिणय 1880, सुख सरबरी 1891 किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेममयी 1901 किशोरीलाल, चंद्रावती कुलटा कुतूहल 1905 किशोरीलाल, चंद्रिका व जड़ाऊ चंपाकली किशोरीलाल, तरुण तपस्विनी या कुटीरवासिनी 1906 किशोरीलाल, इंदुमती व वन विहंगिनी 1906 किशोरीलाल और लावण्यमयी 1891 किशोरीलाल। तो इस तरह से इनके सामाजिक उपन्यास हैं और इनके प्रायः सभी उपन्यास स्त्री प्रधान हैं। यहाँ से आपका मित्रों प्रश्न बन जाएगा कि किशोरीलाल गोस्वामी के प्रायः सभी उपन्यास कैसे किस प्रकार के हैं, तो स्त्री प्रधान हैं। फिर इसके बाद यहाँ मित्रों श्री ज्ञानचंद जैन ये लेखक थे। इन्होंने दो उपन्यास, एक भुवनेश्वर मिश्र की घराओं घटना 1894 और जैनेन्द्र किशोर कृत गुलेनार 1907
इसका विस्तृत परिचय दिया है और ये घराऊ घटना के कथानायक झगड़ालू ग्रामीण अंचल के निवासी थे और थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ के अदालत में अमलगिरी करने लगे थे। यहाँ इन्होंने एक टिप्पणी दिया है कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आंचलिकता का रंग लिए हुए 90 के दशक में लिखा और एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार के घरेलू जीवन का इतना सजीव और आदर यथार्थवादी चित्रण करने वाला कोई दूसरा उपन्यास मुझे प्रेमचंद के पूर्व लिखे उपन्यासों में नज़र नहीं आया। तो इस तरह से जैनेन्द्र किशोर कृत गुलेनार की कथा भूमि बनारस है। यहाँ प्रश्न आपका ऐसे बनेगा कि गुलेनार किसका उपन्यास है, तो जैनेन्द्र किशोर का। गुलेनार की कथा भूमि कहाँ है, तो बनारस है। और ये गुलेनार कौन है, तो ये अल्फ्रेड थियोट्रिकल कंपनी में काम करने वाली कलकत्ते की एक वेश्या है और इसका कथानायक बनवारी लाल बनारस के एक रईस का लड़का है। तो बस ये इतना यहाँ हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके बाद आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। इन्होंने जो है ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला 1899 में तथा अधखिला फूल 1907 दो सामाजिक उपन्यास लिखे। ठेठ हिंदी के ठाठ में अनमेल विवाह का दुष्परिणाम दिखाया गया है, यानी ठेठ हिंदी के ठाठ में अनमेल विवाह है विषय, और अधखिला फूल में धर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है। फिर इसके बाद है ब्रजनंदन सहाय। तो ये सौंदर्योपासक 1912, राधाकांत 1918 दो सामाजिक उपन्यास। सौंदर्योपासक में नायक अपनी साली से प्रेम करता है और साली भी उसे चाहती है। सौंदर्योपासक के नायक की पत्नी इस तथ्य से अवगत होने पर दुखी रहने लगती है और अंत में मर जाती है। साली भी अक्षमा रोग से पीड़ित होकर स्वर्गवासिनी होती है और बेचारा सौंदर्योपासक विरह से दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। और उपन्यास का महत्व मनोवैज्ञानिक समस्या की भावमयी अभिव्यक्ति में है। तो ये राधाकांत आत्मकथात्मक शैली में 2 खंडों में लिखा गया है। प्रथम खंड में राधाकांत ने और द्वितीय खंड में उनके मित्र हरेन ने अपनी आत्मकथा कही है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ये अद्भुत प्रायश्चित 1906, राजेंद्र मालती 1906 और अरण्यबाला 1915। अब इसके बाद आते हैं मन्नन द्विवेदी। तो ये जो मन्नन द्विवेदी जी हैं ये भी प्रेमचंद के पूर्व उपन्यासकार हैं और इनका रामलाल 1917 और कल्याणी 1920 ये उपलब्ध है। तो कल्याणी प्रेमचंद युग की रचना है, रामलाल की रचना 1914 ईस्वी में हो गई थी। तो ये है। इसके बाद आपका देवी प्रसाद शर्मा कृत सुंदर सरोजनी 1893 ईस्वी। फिर मुरलीधर शर्मा कृत सतकुलाचरण 1900 ईस्वी। कमला प्रसाद की कुल कलंकिनी 1905। लोचन प्रसाद पांडे कृत दो मित्र 1906। तो इस तरह से ये उपन्यास रहे हैं। गंगा प्रसाद कृत लक्ष्मी देवी और रुद्रदत्त शर्मा कृत स्वर्ग में महासभा। तो इस तरह से इनके इम्पॉर्टेंट उपन्यास हैं। बाकी और जो भी हैं मित्रों आप देख लीजिए। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट मुझे लगा मैंने पढ़ दिया और बाकी आप इसको देख सकते हैं। ये जैसे ईश्वरी प्रसाद शर्मा कृत हिरणमयी 1908 ये भी इम्पॉर्टेंट रचना है। स्वर्णमयी भी 1910। अब हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार। तो यहाँ पर अभी तक और ये भी है प्रेमचंद के पूर्व ही। तो ये इसमें कौन कौन से लेखक आते हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद, जयराम दास और मथुरा प्रसाद, बलदेव प्रसाद, ब्रजनंदन सहाय, मिश्र बंधु। तो किशोरीलाल गोस्वामी जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जा सकते हैं। इनमें तारा व छात्रकुल, कमलिनी 1902, कनक कुसुम व मस्तानी 1903 ये किशोरीलाल के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा था किशोरीलाल को वो सामाजिक उपन्यास थे। सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल 1904। फिर ये है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। तो ये हृदय हारिणी अथवा ये है आपका आदर्श रमणी। तो आदर्श रमणी 1904 ईस्वी में लिखा गया था। और ये लवंग लता व आदर्श बाला, फिर मल्लिका देवी है व बंग सरोजनी 1905 में।
सोना और सुगंध व पन्नाबाई 1909 से 11, किशोरीलाल गोस्वामी। गुलबहार आदर्श मातृस्नेह 1916, और ये भी किशोरीलाल गोस्वामी। लखनऊ की कब्र या शाही महल सरा 1917, ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो यहाँ इस प्रकार से हो गए मित्रों। और ये तारा व छात्र कुल कमलिनी में जोधपुर के महाराजा गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह की पुत्री तारा की कहानी है। तारा का ब्याह उदयपुर के युवराज राज सिंह के साथ निश्चित हुआ था। फिर बाद में ये शाहजहाँ का खजांची सलामत खां उसमें बाधक हुआ। फिर इस तरह से इसका कहानी है। कनक कुसुम व मस्तानी में निजाम की एक भोग्या एक हसीन औरत की पुत्री मस्तानी और पेशवा बाजीराव के प्रणय की रोमांसपूर्ण कहानी है। और इसके बाद फिर यहाँ पर सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, तो इसमें उसके अस्तबल जो दरोगा हबसी याकूत था उसकी प्रेम कथा है और दुर्भाग्यपूर्ण अंत भी। हृदय हारिणी में रंगपुर के बंगाल प्रांत के कुमार नरेंद्र सिंह और कृष्ण नगर की राजकन्या कुसुम कुमारी के साहस, धैर्य और प्रेम की कथा वर्णित है। इसमें नवाब सिराजुद्दौला कालीन अव्यवस्थित क्षुब्ध बंगाल का चरित्र उपस्थित है। लवंग लता में रंगपुर के कुमार नरेंद्र सिंह की बहन लवंग लता को अत्याचारी सिराजुद्दौला पकड़वा कर हीरा झील नामक महल में कैद कर लेता है। फिर लवंग लता का प्रेमी मदन मोहन उसका उद्धार करता है। इसी बीच प्लासी का युद्ध छिड़ता है, सिराजुद्दौला मारा जाता है। इस उपन्यास को हृदय हारिणी का उपसंहार भाग कहा गया है, यानी लवंग लता जो है हृदय हारिणी का उपसंहार कहा गया है, ऐसा माना जाता है। और फिर इसके बाद है ये मल्लिका देवी या बंग सरोजनी गयासुद्दीन बलबन के बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां 1279 ईस्वी अत्याचारों की कहानी है इसमें। फिर इसके बाद यहाँ पर है आपका मल्लिका देवी, तो ये है आपका मल्लिका देवी। और इसमें जो है सोना और सुगंध, मल्लिका देवी इसको हम लोग देख लिए मित्रों। सोना और सुगंध व पन्नाबाई में अकबर के खास जौहरी हीराचंद की पुत्री पन्ना और उसके प्रेमी मानिक की प्रेम कहानी कही गई है। नायक नायिका इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है। गुलबहार आदर्श मातृ स्नेह बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की पुत्री गुल और पुत्र बहार की करुण कथा कही गई है। फिर इसके बाद गंगा प्रसाद गुप्त आते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। ये नूरजहाँ 1902, वीर पत्नी 1903, कुमार सिंह सेनापति 1903, हमीर 1903। इनमें मेन इम्पॉर्टेंट है ये मित्रों 1902 ईस्वी नूरजहाँ के बारे में ही पूछता है। जयराम दास गुप्त कश्मीर पतन 1907, रंग में भंग 1907। यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्रों, रंग में भंग नाम से एक मैथिली शरण गुप्त का भी रचना है, खंड काव्य है। और ये 1907 में रंग में भंग जयराम दास गुप्त ने लिखा है। तो ये जयराम दास गुप्त का ये उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास, और वो उनका क्या है, खंड काव्य है। तो माया रानी 1908, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1909, कलावती 1909, मलका चांद बेबी 1909। फिर ये कश्मीर पतन में रणजीत सिंह द्वारा 1818 में कश्मीर पर जय प्राप्त करने के बाद उसकी हीन अवस्था का चित्रण है। तो खैर इसमें मित्रों हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। मथुरा प्रसाद शर्मा का नूरजहाँ बेगम व जहांगीर 1905 प्रसिद्ध है। इसमें लेखक ने जो है नूरजहाँ और जहांगीर के चिरपरिचित वृत्तांत को कथाक्रम में ढालकर उपस्थित किया है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने अनारकली 1900, पृथ्वीराज चौहान 1902, पानीपत 1903 ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। बाबू ब्रजनंदन सहाय ने लाल चीन नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। इसमें तुर्की गुलाम सरदार तुगल चीन और दक्षिण के शासक गयासुद्दीन के संघर्ष की कहानी है। फिर ये मिश्र बंधुओं ने वीरमणि नामक ऐतिहासिक उपन्यास में नैमिषारण्य के नैमिषनाथ त्रिपाठी के पुत्र वीरमणि त्रिपाठी के माध्यम से इन्होंने कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों ये घटनात्मक उपन्यास यानी तिलिस्मी और अय्यारी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं हिंदी में
तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री, 1861 में जन्म, 1913 में मृत्यु। तो ये हैं इनके पूर्वज, कहाँ के, लाहौर के निवासी थे। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। तो इनको हम देवकीनंदन खत्री जी की रचनाओं को देखते हैं। चंद्रकांता 1888 में लिखकर जो है इन्होंने हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तन किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों में सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास में इन्होंने ये कथन दिया है। खत्री जी के चंद्रकांता उपन्यास का हिंदी संसार में अभूतपूर्व स्वागत हुआ और फिर इसके बाद आपने चंद्रकांता संस्कृति 24 भाग 1896 में, नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, भूतनाथ ये इनका अधूरा उपन्यास था। यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा मित्रों कि देवकीनंदन का कौन सा उपन्यास अधूरा था। तो भूतनाथ इनका उपन्यास अधूरा था। और ये चंद्रकांता की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता है और इसका नायक नवगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र सिंह है और इन्हीं का इसमें कहानी है। तो इस तरह से मित्रों इनकी कहानियाँ हम लोग अक्सर पढ़े भी हैं, जानते भी हैं। फिर इसके बाद हम लोग इनका देख लेते हैं। ये है कि देवकीनंदन खत्री के बाद हरे कृष्ण जौहर ने इस क्षेत्र में अपना जौहर दिखाया था। कुसुमलता 1899 हरे कृष्ण जौहर ने लिखा। भयानक भ्रम 1900 में हरे कृष्ण जौहर। नारी पिशाच 1901 में हरे कृष्ण जौहर। मयंक मोहिनी या माया महल 1901 हरे कृष्ण जौहर। जादूगर 1901, कमल कुमारी 1902, निराला नकाबपोश 1902, भयानक खून 1903। तो ये सभी हरे कृष्ण जौहर की रचनाएं हैं। अब इसके बाद यहाँ है मित्रों ये कि बाबू देवकीनंदन खत्री के पुत्र बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री 1895 में अपने पिता की परंपरा को जीवित रखा और उन्होंने भूतनाथ को पूरा किया। तो यहाँ प्रश्न जो हमने बनाया था, यहाँ एक प्रश्न और बन जाएगा कि भूतनाथ को किसने पूरा किया था मित्रों। तो वो दुर्गा प्रसाद खत्री, ये कौन थे, देवकीनंदन जी के पुत्र थे। और रोहितास मठ नामक एक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास भी इन्होंने लिखा था। अब इसके बाद मित्रों हम लोग देख लेते हैं कि घटनात्मक जो है जासूसी उपन्यास, घटनात्मक उपन्यास जासूसी में, तो इसका प्रवर्तन किसने, ये गोपाल राम गहमरी। इनका जन्म 1866 और 1946 में हुआ। तो बंगला से इन्होंने हीरे का मोल उपन्यास अनुदित कर प्रकाशित कराया था बंगला से। फिर ये 1900 में गहमरी जी ने जासूस नामक एक, गहमर से एक जासूस नामक पत्र, ये गहमर स्थान का नाम है, तो जासूस नामक पत्र निकाला था। और इसमें जो है इन्होंने 200 लगभग जासूसी उपन्यास लिखे। अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 1899, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900, खूनी कौन 1900, बेगुनाह का खून 1900, जमुना का खून 1900, डबल जासूस 1900, मायाविनी 1901, चक्करदार चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, भयंकर चोरी 1901, जादूगरनी मनोला 1901, माल गोदाम में चोरी 1902, जासूस की चोरी 1902, अद्भुत खून 1902, जासूस पर जासूसी 1904, डाके पर डाका 1904, जासूस चक्कर में 1906, खूनी का भेद 1910, इंद्रजालिक जासूस 1910, लाइन पर लाश 1910, किले में खून 1910, भोजपुरी की ठगी 1911, गुप्त भेद 1913 और जासूस की अय्यारी 1914। अब इसके बाद इनको जो है यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी का कानन डायल कहा जाता है इनको। और उसके बाद यहाँ पर इनके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इनका ये रामलाल वर्मा लेखक हैं। इन्होंने जो है लिखा था चालाक चोर, जासूस के घर खून, जासूसी कुत्ता और 80,000 की चोरी। और किशोरी गोस्वामी कृत जिंदे की लाश 1906, जयराम कृत गुप्त का लंगड़ा खूनी 1907, काला चाँद राम प्रसाद लाल का हम्माम मुर्दा। यानी जयराम दास का यहाँ दो है, एक लंगड़ा खूनी, एक काला चाँद, फिर राम प्रसाद लाल का हम्माम का मुर्दा 1930। ये भी जासूसी परंपरा में ही आ जाते हैं। तो
अंबिका दत्त व्यास ने भी आश्चर्य वृत्तांत नाम से एक उपन्यास लिखा था 1893 ईस्वी में मित्रों। और इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं, दुर्गा प्रसाद खत्री जी थे, प्रतिशोध 1925, लाल पंजा 1925, रक्तमंडल 1927। तो ये इनका जो है घटनात्मक उपन्यास ही था। और इसके बाद आता है मित्रों ये आपका अनूदित उपन्यास। तो इसमें बहुत सारे उपन्यास हैं, तो मुझे नहीं लगा, फिर भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। वीडियो रोक कर आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और मुझे आशा है दिखेगा भी अच्छे से, क्योंकि इनकी संख्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखते चलते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये बाबू गोपाल राम जो है, गहमरी चतुर चंचला, भानुमति, तो ये सब उपन्यास जो हैं अनूदित उपन्यास हैं। तो यहाँ पर इधर जितने भी उपन्यास हैं मित्रों, जैसे ये मराठी से चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश का अनुवाद मल्लिका देवी ने भारतेंदु से प्रेरित होकर किया था। फिर रामकृष्ण वर्मा द्वारा अनुदित छत्रसाल की भी अच्छी प्रसिद्धि हुई। और इस तरह से मित्रों इन्होंने श्रीमती इष्टोकृत टाम काका की कुटिया का 2 अनुवाद, पहला गंगा प्रसाद वितानकृत और दूसरा महावीर प्रसाद पोद्दारकृत है, 15 और 16 प्रकाशित। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर हम लोगों ने देखा। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका, उन्होंने यानी प्रेमचंद के पूर्व उपन्यासों के पुनर्मूल्यांकन में जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन इतना सत्य है कि प्रेमचंद जैसे सतर्क यथार्थवादी यथार्थदर्शी लेखक को ये उपन्यास कतई पसंद नहीं थे। तो यहाँ से इनका ये कथन है, आप देख लीजिएगा कि मगर आजकल कुकर्म, हत्या, चोरी, डाके आदि से भरे उपन्यासों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। ये कथन इम्पॉर्टेंट है मित्रों। और साहित्य के इतिहास में कोई ऐसा समय ना था जब ऐसे कुरुचिपूर्ण उपन्यासों की इतनी भरमार रही हो। तो ये आपका कुछ विचार प्रेमचंद 1939 ईस्वी में, ये इसमें कथन इसका लिखा गया है। फिर कहना ना होगा कि प्रेमचंद का इशारा रेशमी जासूसी की ओर है। ये आपका जो कथन है ये प्रेमचंद के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे इसके बाद मित्रों, ये प्रेमचंद के आगमन के साथ हिंदी उपन्यास में एक नए युग का आरंभ हुआ। तो यहाँ से मित्रों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को नमस्कार।